डीडी किसान, बदलते भारत की शान। यथा भूमिः तथा तोयम, यथा बीजम तथांकरः, यथा देशः तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात जैसी भूमि होती है वैसा ही पानी होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर होता है, जैसा देश होता है वहां के रहने वालों की वैसी भाषा होती है, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। एनबीपीजीआर यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो में पादप अनुवांशिकी को लेकर शोध किए जाते हैं। पादप अनुवांशिकी विशेष रूप से पौधों में जीन, अनुवांशिक भिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन करता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष। आज हम एक ऐसे संस्थान में आए हैं जहां कृषि के क्षेत्र में भविष्य में होने वाली समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। जहां कृषि को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ की तकनीकी के सहारे हम भारतीय कृषि को 2 कदम आगे ला पाए हैं। तो चलिए पहेलियां ना बुझाते हुए रुख करते हैं आज के संस्थान का, जो दिल्ली के पूसा कैंपस में स्थित है। एनबीपीजीआर, जिसे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, जिसमें आती है हमारे देश की राजधानी, देश की शान, जो इतिहास के पन्नों से लेकर हमारे दिलों में गहरी जगह बनाए हुए है। यहाँ की संस्कृति, खान पान, रोजगार और वैभवशाली धरोहरें लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेती हैं। ऐतिहासिक रूप से इसे सर एडविन लुटियन द्वारा एक ज्यामितीय पैटर्न में योजनाबद्ध किया गया था। करीब 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों के जीवन की नैया पार लगा रहा है। तो चलिए दिल्ली की छोटी सी सैर के बाद वापस से रुख करते हैं एनबीपीजीआर संस्थान का। पादप अनुवांशिकी विशेष रूप से पौधों में जीन, अनुवांशिक भिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन करता है। इसकी खोज 19वीं सदी में हुई, जिसमें खोजकर्ता मेंडल ने मटर पर कई प्रयोग करके पाया कि माता-पिता के गुण इनकी संतान में हस्तांतरित होते हैं और जीवों की तरह पौधे भी अपने गुणों को आगे बढ़ाने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं। एनबीपीजीआर में इन्हीं पर शोध किए जाते हैं। आईएआरआई के तत्कालीन वनस्पति विज्ञान प्रभाग में पहले संचालन वैज्ञानिक के रूप में स्वर्गीय डॉक्टर हरभजन सिंह के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। 1956 में वनस्पति विज्ञान विभाग में पादप परिचय एवं अन्वेषण संगठन के रूप में इकाई का और विस्तार किया गया और बाद में 1961 में आईएआरआई में एक अलग पादप परिचय प्रभाग के रूप में विकसित किया गया। इसके बाद 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर पादप परिचय विभाग को अगस्त 1976 में एक स्वतंत्र संस्थान राष्ट्रीय पादप परिचय ब्यूरो में अपग्रेड किया गया, जिसे जनवरी 1977 में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो यानी एनबीपीजीआर के रूप में जाना जाने लगा। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से एक प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीज़न बना के अलग से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य जो हमारे जनन द्रव्य हैं उनका संग्रह करना और उनको इस्तेमाल में लाना, जिससे कि आने वाले भविष्य में
फसल सुधार के कार्यक्रम विभिन्न परिस्थितियों के लिए चलते रहें। इस संस्थान ने जो देश की हरित क्रांति है और उसके बाद फसल सुधार में अपनी महती योगदान दिया है, और हमारे संस्थान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थित है, जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा जीन बैंक है, और उसमें करीब 4,80,000 जनन द्रव्य संग्रह है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। जानने के लिए देखिए डाउनर काउ सिंड्रोम, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वर्तमान में संस्थान के मुख्य प्रभागों की बात करें तो यहाँ पादप अन्वेक्षण एवं जर्म प्लाज्म संग्रह प्रभाग, जर्म प्लाज्म मूल्यांकन प्रभाग, जर्म प्लाज्म संरक्षण प्रभाग, जीनोमिक संसाधन प्रभाग, पादप क्वारंटीन प्रभाग, जर्म प्लाज्म विनिमय एवं नीति इकाई, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई, संभावित फसलों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान नेटवर्क। आइए अब इन मुख्य प्रभागों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पादप अन्वेक्षण एवं जर्म प्लाज्म संग्रह प्रभाग के बारे में। इसको समझने के पहले जानते हैं भारत में जैव विविधता के बारे में। भारत विश्व में 12 जैव विविधता केंद्रों में शुमार, करीब 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 भारत में मौजूद। फूल वाले पौधों की 18 प्रजातियां और अनाज वाले पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं। लगभग 9,500 पादप प्रजातियां भी उपलब्ध हैं, जो कि देश के पारंपरिक ज्ञान से मिला है। ये सब मिलकर जैव विविधता को संतुलित करते हैं। किसी भी फसल सुधार कार्यक्रम के लिए जैव विविधता का होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर हरभजन सिंह, जो कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के पहले निदेशक थे, उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों से पादप अनुवांशिक संसाधनों को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NBPGR में पादप अन्वेक्षण एवं जनन द्रव्य संग्रह विभाग देश में स्थित फसल अनुसंधान संसाधनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य राष्ट्रीय संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से विभिन्न कृषि और बागवानी फसलों की स्थानीय किस्मों, फसलों की जंगली प्रजातियों, अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों के जनन द्रव्यों को संग्रह कर संरक्षित करता है। ब्यूरो की स्थापना से लेकर मार्च 2024 तक के आंकड़ों पर नजर डालें, कुल 2,882 पादप संग्रह सर्वेक्षण हुए। इन सर्वेक्षणों में लगभग 2,84,438 सैंपल लिए गए। कुल सैंपल में से 2,13,297 नमूने अनाज वाले पौधों के, 39,906 नमूने जंगली प्रजातियों के हैं। संस्थान इसके लिए किन विधियों का इस्तेमाल करता है और उनका फसल सुधार कार्यक्रम में क्या रोल है, आइए जानते हैं। हमारा जो विभाग है पादप सर्वेक्षण और जनन द्रव्य संग्रहण विभाग, इस विभाग का कार्य है कि जो भी हमारी कृषि प्रजातियां हैं या उसके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जिनको हम क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स कहते हैं, उनको देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो सुदूर हमारे दूरवर्ती इलाके हैं, आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो हमारे ये समुद्र के किनारे से लगे हुए जो सुंदरवन का डेल्टा है, ऐसी जगहों से, और दूसरी और जैसे रेगिस्तानी इलाकों से, ऐसी जगहों से इन कृषि प्रजातियों और उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं हम, और उनको हम यहाँ प्रोसेस करके उसको 2 तरह के उसमें रखते हैं। एक तो हम कहते हैं जो मीडियम टर्म स्टोरेज MTS में डालते हैं, और दूसरा हमारा जो नेशनल जीन बैंक है, जिसमें हम उसको लंबे समय के लिए, मतलब 20 साल 50 साल तक के लिए हम उनको संग्रहित करते हैं।
आइए अब आपका परिचय कराते हैं जनन द्रव्य मूल्यांकन प्रभाग से, जहां पर विभिन्न फसलों और वन्य प्रजातियों के मूल्यांकन और लक्षण वर्णन किए जाते हैं। देखना चाहेंगे? क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। ये जैव रसायन प्रयोगशाला है जिसमें हम विभिन्न फसलों में पोषक एवं औषधीय गुणों का मापने का कार्य करते हैं। हमारी प्रयोगशाला में हम आधुनिक एवं सत्यापित कार्यविधि का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास में रासायनिक ऑटो एनालाइज़र, UHPLC, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डोमास, गैस क्रोमेटोग्राफी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्य चिन्हित फसलों की बात करें तो साल 2011-12 में गेहूं की 22,416 सेक्शनों को चिन्हित किया। साल 2012-13 में चने की 18,775 फसलें चिन्हित की गईं। वहीं साल 2014 से साल 2021 तक अनाज की 33,481, दलहन की 42,088, तिलहन की 27,968, सब्जी फसलों की 6,453 सेक्शनों का अवलोकन कर पुनर्जीवित किया गया। ये काम किन आधारों पर किया जाता है और किसानों को इससे क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। अभी तक प्रभाग ने 2.5 लाख से अधिक जनन द्रव्यों का लक्षण वर्णन एवं मूल्यांकन किया है। इस के फलस्वरूप लगभग 100 से अधिक जनन द्रव्यों की पहचान की गई है जो उत्कृष्ट हैं, जिनमें अधिक पैदावार देने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के जैविक तथा अजैविक तनावों के प्रति सहनशीलता तथा पोषण की प्रचुरता विद्यमान है। यह सुविधा हमारे NBPGR फार्म की क्रॉप वैलिडेटिव गार्डन है, जिसमें कि हम विभिन्न देशों से आयातित और अपने देश से संग्रहित करके जो भी फसलों की विभिन्न वन्य प्रजातियां होती हैं उनका संरक्षण, उनका लक्षण वर्णन एवं मूल्यांकन करते हैं। और अभी हमने हाल ही में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करके वन्य प्रजातियों के पुष्पन में भी बदलाव करने का प्रयास किया है, जिससे हमें वन्य प्रजातियों का यूज़ या प्रयोग कहें, अपने जो मुख्य कल्टीवेटेड प्रजाति हैं उनको सुधार करने में हम इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं डिवीजन ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इस जीन बैंक में अदरक, लहसुन, गेहूं, बाजरा, चावल आदि को ऊतक और बीज के रूप में संरक्षित किया जाता है। कैसे किया जाता है, यही तो हम जानना चाहते हैं।
यह राष्ट्रीय जीन बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है अमेरिका के बाद, और यहाँ पर हम अपने देश के हर कोने से पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अगले 250-300 सालों तक किसी भी संसाधन से वंचित ना रहें। यहाँ पर उनको हर तरह के पौधे, उनके बीज इत्यादि उपलब्ध होते रहें और हमारी प्रजातियाँ लुप्त ना हों। और ऐसा करने के लिए हम अलग अलग विधियों से अपना भंडारण करते हैं, शून्य से बहुत अधिक नीचे तापमान ले जाकर, जैसे कि -20 डिग्री से लेकर के -160 डिग्री तक हम तापमान को नीचे ले जाकर के संरक्षण करते हैं। इस प्रभाग में क्रायो बैंक में टिश्यू कल्चर भी किया जाता है। आमतौर पर टिश्यू कल्चर तकनीक में जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनसे सामान्य की तुलना में ज्यादा पैदावार मिलती है। यहाँ की क्रायो बैंक के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस रिपॉजिटरी में हम जो ऐसे पौधे होते हैं जिनके हमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम यहाँ पे उनके उत्तकों के रूप में छोटे छोटे पौधों के तरह से हम उनको कल्चर करके रखते हैं। जैसे समझिए आपकी लहसुन हुआ, अदरक हुआ, या दूसरे ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं, तो सक्कर्स होते हैं, उनको हम टिश्यू कल्चर के रूप में यहाँ पर संरक्षित करके रखते हैं। इस पूरे प्रभाग को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए CMS यानी सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है, जो हर काम पर बारीक निगाह रखता है और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। मेरा नाम अंजलि है। मैं यहाँ पे NBPGR में CMS के कंट्रोल यूनिट में बैठी हूँ, जहाँ पे हम हमारे 12 LTS दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉड्यूल और MTS मीडियम टर्म स्टोरेज मॉड्यूल की कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 12 LTS हैं और 1 MTS है, जिसकी पूरी कंट्रोलिंग हम यहाँ पे करते हैं, मॉनिटरिंग पूरी यहाँ पे करते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, टेम्परेचर कॉइल एंड ऑल द पैरामीटर्स, सारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे हम मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टेम्परेचर ग्राफ भी लुक आफ्टर देख सकते हैं कि बेसिकली क्या टेम्परेचर है किस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग हम अगर कोई मशीन में कोई फॉल्ट है तो उसको करेक्ट करते हैं। एंड या दिस इज़ द सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम। एग्री की उड़ान में अब समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन और सार्वजनिक सेवाएं वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए, इन्हें मजबूत करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? पंचायती सिस्टम, कोऑपरेटिव और पंचायत, इनके दोनों डेवलपमेंट विकास से किसान को और देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के लिए विभाग की ओर से क्या क्या कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे ग्रामीणों में जो किसान रहते हैं, दूर दराज में जो हमारे किसान रहते हैं, उनमें सुधार आ जाए। 80% ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, माने 100 रुपए की चीज आपको 20 में मिल रही है। देखिए खास मुलाकात मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल जी के साथ 6 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे। जैसे किसी बड़े वृक्ष को उसकी शाखाएं मजबूती देती हैं, उसी तरह संस्थान को विस्तार देने और मजबूत बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय स्टेशनों की स्थापना की गई। ये क्षेत्रीय स्टेशन अपने स्थान पर पाई जाने वाली फसलों और उनके संरक्षण में मदद करते हैं, साथ ही स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें और सशक्त बनाते हैं। स्टेशनों की बात करें तो NBPGR के देश भर में 10 स्टेशन हैं जो इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र के अकोला में, उत्तराखंड के भवाली में, ओडिशा के कटक में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, राजस्थान के जोधपुर में, मेघालय के शिलांग में, झारखंड के रांची में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, केरल के त्रिशूर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। आइए इन स्टेशनों के बारे में जानकारी लेते हैं।
अकोला स्टेशन मध्य भारत क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, दमन और दीव की विभिन्न कृषि बागवानी फसलों के पौधों की आनुवंशिक संसाधनों का पता लगाना, संग्रह करना, मूल्यांकन करना, रखरखाव करना और उनका संरक्षण करना है। भवाली स्टेशन आलू के बीज के गुड़न और भूरे रंग की सड़न रोग, जिसे स्यूडोमोनास सोलानायम भी कहते हैं, का परीक्षण करना था, लेकिन बाद में यहाँ जर्मप्लाज्म संग्रह का कार्य किया जाने लगा। वर्तमान में गेहूं, जौ, धान, छोटे बाजरा, फ्रेंच बीन, कुल्थी, सोयाबीन और मसूर, मिर्च के विशिष्ट जर्मप्लाज्म की पहचान, रखरखाव और संग्रह का काम यहाँ किया जाता है। ओडिशा और आसपास के क्षेत्र के चावल, अन्य कृषि बागवानी फसलों, उनकी जंगली प्रजातियों, जंगली आर्थिक पौधों, औषधीय और सुगंधित पौधों के, स्वदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का पता लगाना और उन्हें इकट्ठा करना इस स्टेशन का कार्य है। साथ ही फील्ड जीन बैंक में एकत्रित पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को बनाए रखना और संरक्षित करना व राष्ट्रीय जीन बैंक में दीर्घकालिक संरक्षण के लिए बीज के नमूनों की आपूर्ति करना भी कटक स्टेशन का दायित्व है। हैदराबाद स्टेशन, इस स्टेशन का मुख्य कार्य दक्षिण भारत में स्थित सार्वजनिक, निजी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए जर्मप्लाज्म एक्सचेंज पर प्लांट क्वारंटीन करना है और फसल सुधार कार्यक्रमों और सहायक अनुसंधान उद्देश्य के लिए अनिवार्य फसलों के जर्मप्लाज्म का वितरण करना है। राजस्थान के जोधपुर में देशी और विदेशी कृषि बागवानी फसलों और आर्थिक पौधों के जर्मप्लाज्म का रखरखाव मध्यम अवधि के लिए और NBPGR में राष्ट्रीय जीन बैंक में दीर्घकालिक अवधि के लिए शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के जर्मप्लाज्म का संरक्षण करना है। मेघालय के शिलोंग स्टेशन, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पौधों के आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित गतिविधियों को देखना है, यहाँ धान, मक्का, सरसों, मिर्च, अदरक, हल्दी, नींबू, केला, रतालू, तारो और पैशन फ्रूट जैसी फसलों के जर्मप्लाज्म का रखरखाव व संग्रह किया जाता है। झारखंड में रांची स्टेशन कृषि बागवानी फसलों, उनकी जंगली प्रजातियों, जंगली आर्थिक पौधों, औषधीय और सुगंधित पौधों के, स्वदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का पता लगाना और उन्हें इकट्ठा करने का काम करता है। NBPGR के शिमला स्टेशन में खाद्य और कृषि के लिए देशी और विदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का अधिग्रहण और प्रबंधन और उत्तर पश्चिमी भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कृषि के सतत विकास के लिए संबंधित अनुसंधान और मानव संसाधन विकास करना मुख्य कार्य हैं। केरल के त्रिशूर स्टेशन गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिणी भारत में पादप आनुवंशिक संसाधनों का संवर्धन, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन, रखरखाव, पुनर्जनन, संरक्षण, दस्तावेजीकरण और वितरण का काम करता है। NBPGR के क्षेत्रीय स्टेशन श्रीनगर की स्थापना 1988 में की गई थी, जिसका ध्येय फाइटोग्राफिकल और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता ने विविध पारंपरिक खेती प्रणालियों के विकास को बनाए रखना, साथ ही जर्मप्लाज्म के लक्षण वर्णन, मूल्यांकन और रखरखाव करना है। तो ये था दोस्तों एग्री की उड़ान में NBPGR संस्थान का पहला भाग। दूसरे भाग में आगे भी अभी बहुत कुछ है, तो इंतजार कीजिए दूसरे भाग का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं। ICAR, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, पूसा कैंपस, नई दिल्ली 110012। फोन नंबर है 911125843697। ईमेल आईडी है director.nbpgr@icar.gov.in। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जुड़ी बेहतरीन जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।